सॉरी, एक बार पुनः मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ और ऑनलाइन क्लासेज एसएसटी क्लासेज में मैं योगेंद्र पांडे आप सभी का एक बार हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। कुछ इधर व्यस्तताएं रहीं, वैवाहिक कार्यक्रम की वजह से क्लासेज रेगुलर नहीं हो पा रही हैं, उसके लिए मैं आप लोगों से क्षमा प्रार्थी हूँ। और आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे वो टॉपिक है नियोलिथिक साइड एज यानी नवपाषाण काल। और उस नवपाषाण काल में हमने अब तक जम्मू कश्मीर देखा, लद्दाख देखा, हिमाचल प्रदेश देखा, उत्तर प्रदेश, बिहार देखा, झारखंड देख लिया, उड़ीसा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश को भी देख लिया हमने। आंध्र प्रदेश में कुपगल है, पल्लवाय है, संगन कल्लू है ना। इस तरीके से बहुत सारे स्थल का डिस्कस किया। फिर हमने तमिलनाडु में एक स्थान देखा, पय्यमपल्ली। पय्यमपल्ली सिर्फ आपको नाम जानना है, बाकी सारे एविडेंस जो यहाँ से मिले हैं वो सारे एविडेंस तमिलनाडु से में मिले हैं। तमिलनाडु में एक स्पेशल चीज मिली है अब वो है 2001 में पी राजेंद्रन को तमिलनाडु में से एक शिशु का कपाल खंड मिला है। छोटा सा बच्चा है, उसकी खोपड़ी मिली है, हड्डी मिला है, स्केलेटन मिला है। तो ये अपने आप पे इम्पॉर्टेंट है। आई थिंक ये क्वेश्चन यूजीसी में एक बार पूछा गया है। और जो नियोलिथिक साइट है उसमें अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग डेवलपमेंट हुए। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा जो डेवलपमेंट था वो था आग का प्रयोग, पशुपालन और मृद भांडों का निर्माण, और साथ ही साथ नवपाषाण काल में नाव का भी निर्माण प्रारंभ हो गया था। तो नाव का निर्माण अपने आप में एक क्रांतिकारी घटना मानी जा सकती है, क्योंकि जब नाव का डेवलपमेंट हो गया नवपाषाण काल में तो उस नाव ने क्या किया होगा कि व्यापारिक कंडीशन को डेवलप किया होगा, व्यापार के माध्यम को आगे बढ़ाया होगा नवपाषाण काल में। आज हम जिस स्थल को डिस्कस करेंगे वो स्थल बुदिहल है, जो कि कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के प्रमुख स्थलों को एक बार हम और देख लेते हैं। कर्नाटक के प्रमुख नवपाषाण कालिक स्थल मास्की, ब्रह्मगिरी, संगनकल्लू, पिपलीहल, टेक्कलकोटा, कोडेक्कल, हल्लूर, वाटगल, हेमिंगे, टी नरसिंहपुर और बुदिहल, जिसमें हमने वाटगल को विस्तृत डिस्कशन किया था वाटगल पर। आज हम डिस्कस करेंगे बुदिहल पर। यह भी अपने आप पर एक इम्पॉर्टेंट प्लेस है बुदिहल। आइए डिस्कस करते हैं नवपाषाण कालीन बुदिहल। बुदिहल के विषय में हमें डिस्कस करना है। ये भी नियोलिथिक साइट है और मोस्टली ये कर्नाटक की नियोलिथिक साइट है। इसके विषय में हमको याद रखना चाहिए कि यह 1993 में इसका उत्खनन प्रारंभ हुआ, यानी 1993 में इसका उत्खनन शुरू किया गया। और एक व्यक्ति है पदैया, पदा पर ए की मात्रा या आधा या, पदैया ने इस बुदिहल का उत्खनन प्रारंभ कराया था। कब? तो इसका उत्खनन कर्नाटक, पहली बात तो ये कहाँ सिचुएटेड है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ लिखेंगे भैया? कर्नाटक राज्य में स्थित। पहली इम्पोर्टेंट तो इसी की बात है, यही है कि जो बुदिहल है वो कर्नाटक राज्य में सिचुएटेड है। देन अदर पॉइंट इसका क्या है? उत्खनन। दैया द्वारा 1993 में कराया गया। इंपॉर्टेंट है। अब यहां से क्या क्या चीजें मिली हैं ये देखने वाली बात है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। पहली चीज यहां से जो मिली वो मिला, बड़ी संख्या में चर्ट पत्थर के बने औजार के टुकड़े पाए गए। बड़ी संख्या में चर्ट पत्थर के बने औजार मिले हैं, बने औजार पाए गए।
ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट चीज है कि जो बुद्धि हल है वहां से चर्ट के बने औजार और कुछ टुकड़े पाए गए हैं। दूसरी पॉइंट इंपॉर्टेंट यहाँ की क्या है, बुद्धि हल की। वन बाय वन करके हम डिस्कस करते चलेंगे। पत्थर के औजारों पर पालिश के साक्ष्य मिले हैं, जो नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता है। पालिशदार औजार नवपाषाण काल के औजार हैं। तो पत्थर के औजारों पर पालिशदार पत्थर के औजार मिले हैं, यानी पालिशदार पत्थर के उपकरण या औजार ही लिख लेते हैं, प्राप्त हुए हैं। कहां से मिले हैं? ये सारा बुधिहल से मिला है। क्लियर हो गई बात? आगे देखते हैं। मुख्य क्षेत्र में राख का ढेर पाया गया है, यानी जहां व्यक्ति रहते थे, जो मुख्य क्षेत्र था बुधिहल का, वहां से राख के ढेर मिले हैं। यानी कि मुख्य क्षेत्र से, जहां जनसंख्या निवास करती थी, मुख्य क्षेत्र से राख के ढेर मिले हैं। ढेर मिले हैं। जो व्यक्ति गांव से बिलोंग करते होंगे उन्हें पता होगा कि राख का ढेर गांव में घूर कहते हैं। मतलब जो भी पहले जमाने में जब लोगों के यहाँ चूल्हा जला करता था, तो जो उपले होते थे, जो लकड़ियां होती थी, उससे जलने के बाद जो रॉ मटेरियल उसका निकलता था, जिसको हम राखी बोलते थे, उसको हम एक जगह डंप करते रहते थे, उसी को कहते थे घूर। तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर यहाँ से देखें बुधिहल से, तो राख के ढेर मिले हैं, यानी घूर मिला है। दूसरा इंपॉर्टेंस यहाँ से क्या है? दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ से मिली है, गड्ढों तथा घरों में दफनाए गए 10 शिशुओं के साक्ष्य मिले हैं। यानी 10 शिशुओं को दफनाया गया है। कहाँ में? गड्ढों तथा घरों में 10 शिशु के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। दफनाए जाने के साक्ष्य। ये कहाँ की बात हो रही है? ये बुधिहल की बात हो रही है। ये बुधिहल ये यहाँ लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट प्लेस है सॉरी, कर्नाटक का। आवासीय क्षेत्र से जहां लोग रह रहे थे, यानी आवासीय क्षेत्र से लाल धूसर मृद भांड, आवासीय क्षेत्र से, आवासीय क्षेत्र से लाल धूसर का मतलब भद्दे रंग का, रेड कलर का है लेकिन भद्दे रंग में है। आवासीय क्षेत्र से लाल धूसर मृदभांड, धूसर मृदभांड, मिट्टी के बर्तन, पोएट्री वेयर है ना, मृदभांड, लाल धूसर मृदभांड, चर्ट के फलक, मृदभांड चर्ट के फलक, चर्ट के फलक मिले हैं। चर्ट के फलक के साथ साथ हड्डियों के औजार, शंख, चर्ट के फलक, हड्डियों के औजार, शंख। शंख आप सबने देखा होगा, है ना? तो शंख, हड्डियों के औजार, शंख, अर्धमूल्यवान पत्थर के मनके मिले हैं। शंख अर्धमूल्यवान, अर्धमूल्यवान पत्थर के मनके मिले हैं। ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। क्या मिला है? चर्ट के फलक। आप देखो यहाँ लिखा है ना, चर्ट के पत्थर के औजार, तो वो औजार फलक कल्चर से बने थे।
तो चर्ट के फलक, हड्डियों के औजार, शंख, अर्धमूल्यवान पत्थर के मनके मिले हैं। कहाँ से? बुधिहल से। बेर, चेरी और आंवला, 3 फलों के बीज मिले हैं यहाँ से। क्या मिला है? बेर, जिसको आप बैर कहते हैं। बेर, चेरी, आंवला, बेर, चेरी, आंवला। क्या मिला है? बेर, चेरी, आंवला की जंगली प्रजाति के साक्ष्य मिले हैं। बेर, चेरी, आंवला के जंगली प्रजाति के साक्ष्य। इतनी चीजें आपको पता होना चाहिए कि यहां से क्या मिला है? बेर, चेरी, आंवला के जंगली प्रजाति के साक्ष्य यहां से मिले हैं। अगली पॉइंट क्या है? चने के कुछ उगाए गए दाने भी मिले हैं। अगला पॉइंट नोट कीजिएगा, बुधिहल से चने के उगाए गए दाने मिले हैं। चने के उगाए गए दानों के साक्ष्य मिले हैं। यानी कुछ ऐसा चना मिला है जो उगाया गया है। जी नमस्ते जी, क्लास में है, बताइए। ठीक। तो चने के उगाए गए दानों के साक्ष्य यहां से मिले। इंपॉर्टेंट चीज है, आपसे पूछा जा सकता है कि कर्नाटक का ऐसा कौन सा प्लेस है जहां से चने के उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं? तो जाहिर सी बात है कि बुधिहल वो प्लेस होगा। फिर पशुओं के अवशेषों में 15 पालतू पशु मिले हैं। पशुओं के अवशेष, पशुओं के अवशेषों, पशुओं के अवशेषों में 15 पालतू और बाकी 15 तो पालतू पशु मिले हैं और जंगली प्रजातियों के साक्ष्य मिले हैं। पशुओं के अवशेषों में यहां बढ़ा लीजिए, पशुओं के अवशेषों में 15 पालतू तथा अन्य जंगली प्रजाति के मिले हैं। कुछ तो पालतू हैं और कुछ जंगली प्रजाति के जानवर मिले हैं। जंगली प्रजातियों के साक्ष्य। ये इतनी चीजें आप देख लीजिए। अभी और इसमें एक बार इसको हम कंसाइज कर लेते हैं, एक बार फिर डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि इसको इरेज करके हम इसके आगे भी और कुछ पॉइंट्स हैं उसको नोट करेंगे। तो पहला है बुधिहल कहाँ पे है? तो आप देख लीजिए कि बुधिहल कर्नाटक में है। क्लियर हो गई बात? कर्नाटक राज्य में स्थित है। उत्खनन पदैया द्वारा 1993 में किया गया। बड़ी संख्या में चर्ट पत्थर के बने औजार पाए गए हैं। कहाँ से? बुधिहल से। पालिशदार पत्थर के औजार प्राप्त हुए हैं। नवपाषाण काल की सबसे बड़ी विशेषता चकमक उद्योग और पालिशदार औजार। मुख्य क्षेत्र से राख के ढेर मिले हैं। अब राख के ढेर किसका बनेगा? गोबर का बनेगा। तो गोबर अगर मिल रहा है यहाँ पर, क्योंकि आपने पिछली जगह पर देखा कुछ स्थल ऐसे मिले जहां पर पशु बाड़े के साक्ष्य मिले हैं, है ना। कई पशु बाड़े मिले हैं जहां पर 400 से लेकर के 800 पशुओं को एकत्रित किया जाता था। तो इससे क्या होता है? उन पशुओं का जो गोबर था वहां पर हम डंप करते थे और जब ज्यादा ढेर हो जाता था तो उसमें आग लगा देते थे, जिससे वो राख में कन्वर्ट हो जाते थे। क्योंकि उस समय तक लोगों को गोबर का प्रयोग
जैविक खाद के रूप में नहीं ज्ञात था। आप पूरा अब तक पढ़ चुके हो, लेकिन कहीं भी नहीं ये नहीं मिला कि लोगों को गोबर के खाद के विषय में जानकारी थी, नहीं जानकारी थी। अगर खाद के विषय में जानकारी होती तो क्या करते, वो उसको सड़ाते, लेकिन उन्होंने क्या कर दिया, उस गोबर के ढेर को आग लगा करके राख के रूप में कन्वर्ट कर दिया। गड्ढों तथा घरों में 10 शिशु के दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कुछ गड्ढे हैं और कुछ आवास के अंदर हैं जहां पर 10 ऐसे दफनाए गए 10 शिशुओं के साक्ष्य मिले हैं। आवासीय क्षेत्र में से लाल धूसर मृद भांड, भद्दे कलर के लाल रंग के मृद भांड मिट्टी के बर्तन मिले हैं। चर्ट के फलक, हड्डियों के औजार, शंख, अर्धमूल्यवान पत्थर के मनके, मोती मिले हैं बुधिहल से। और क्या मिला है, बेर, चेरी, आंवला, जो जंगली प्रजाति का बेर, चेरी और आंवला कहाँ से मिला है, बुधिहल से मिला है। चने उगाए जाने के साक्ष्य मिले हैं भाई बुधिहल से। पशुओं के अवशेषों में ऐसे पशु मिले हैं 15 प्रकार के जो पालतू थे, लेकिन अन्य जो पशुओं का अवशेष मिला है वो जंगली जानवर थे। इतनी चीजें आपको कंफर्म हो गई होगी। अब हम इसको इरेज करते हैं और 2-4 पॉइंट और नोट करते हैं। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। चलिए इरेज कर देते हैं भाई। सॉरी। अब यहां से मिला क्या है, कुछ पशु जो मिले हैं, कुछ पशुओं के नाम भी आप जान लीजिए कि कौन कौन से पशु यहां से मिले हैं। तो पहली बार नील गाय, कृष्णमृग और बारहसिंघा के साक्ष्य मिले हैं। क्या मिला, नील गाय, जिसको आप अपनी भाषा में नील गाय कहते हैं, है ना, नील गाय। कृष्णमृग, काला हिरण, जिसको मारने के चक्कर में सलमान खान को जेल हो गई थी। तो नील गाय, कृष्ण मृग, काला हिरण, कृष्ण मृग और बारहसिंघा के साक्ष्य मिले हैं। और बारहसिंघा, 12 सिंह थी इसके पास के साक्ष्य। ये कहाँ की बात है, ये बुधिहल की बात है। वहीं से लिखिएगा जहां से आपने छोड़ा है, हम उसी के आगे से आप इसको लिखेंगे। और क्या मिला है, कुछ जलचर भी मिले हैं और थलचर भी, कछुआ का भी साक्ष्य यहां से मिला है। कहां से, बुधिहल से। कछुआ मिला है, पक्षी, मछली, कछुआ, पक्षी, मछली, केकड़ा और घोंघा के अवशेष मिले हैं। मछली, केकड़ा और घोंघा, स्नेल जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, स्नेल के अवशेष मिले हैं। घोंघा के अवशेष मिले हैं। इतनी चीजें हो गई। आगे देख लेते हैं क्या क्या मिला है। कछुआ, पक्षी, मछली, केकड़ा और घोंघा के अवशेष बुधिहल से मिले। आवासीय भूमि के बीच, जहां लोग रहते थे मोहल्ले में, आवासीय भूमि के बीच, आवासीय भूमि के बीच क्या था भाई, बूचड़ खाना के साक्ष्य मिले हैं। भूमि के बीच बूचड़ खाना के साक्ष्य। महगड़ा भी एक स्थान है जहां से बूचड़ खाना मिला है। बूचड़ खाना के साक्ष्य मिले हैं। महदहा से भी मिला है भाई। महदहा भी एक प्लेस है जो मेसोलिथिक साइट का प्लेस है, वहां से भी बूचड़ खाना के साक्ष्य मिले हैं। आवासीय भूमि के बीच बूचड़ खाना के साक्ष्य मिले हैं। जो राख के टीले
साक्ष्य मिले हैं। जो राख के टीले के दक्षिण भाग में स्थित था। जो राख के टीले के दक्षिण भाग में स्थित था। कहाँ था? जो राख के टीले के दक्षिण भाग, जो राख के टीले के दक्षिण जो राख के टीले के दक्षिण भाग में स्थित था। ये कुछ इंपॉर्टेंट और मिल गया। यानी राख, ऐसा कौन सा स्थल है कर्नाटक का जहां राख का टीला बूचड़खाने के दक्षिण भाग में स्थित है? या ऐसा कह ले, ऐसा कौन सा स्थल है कर्नाटक का जहां पर बूचड़खाना के दक्षिण में राख के टीले पाए गए हैं? या ऐसा कह लीजिए, राख के टीले के दक्षिण भाग में बूचड़खाना स्थित था, वह स्थान कौन सा है? बुधिहल है। यहां से बड़े बड़े राख के टीले मिले हैं। बड़े बड़े राख के टीले मिले हैं। बड़े बड़े राख के टीले मिले हैं। जो स्थानीय पशु मेले मिले हैं, जो स्थानीय पशु मेले की ओर इंगित करते हैं। स्थानीय पशु मेले यानी क्या होता था? पशुओं की खरीद फरोख्त के लिए मेला लगता था। तो स्थानीय पशु मेले के केंद्र होने के प्रमाण हैं। स्थानीय पशु मेले होने के केंद्र के प्रमाण हैं। प्रमाण यानी ऐसा भी प्रमाण मिला है कि जो बड़े बड़े राख के टीले हैं, उससे क्या पता चलता है कि वहां पर पशुओं का मेला लगता था। लोग पशुओं को खरीद फरोख्त करते थे, खरीदते और बेचते थे। अभी तो वर्तमान समय में नहीं, लेकिन कुछ प्लेस ऐसे फेमस है, जैसे यहीं गोंडा के बगल फैजाबाद है, जहाँ पर पशुओं का बहुत बड़ा मेला लगता है। वहाँ पर आप भैंस खरीद सकते हैं, बकरी खरीद सकते हैं, गाय। और आज के 25-30 साल पीछे अगर चले जाए तो हर गांव, मतलब जो कस्बा टाइप का मार्केट होता था, वहाँ पर बरदही बाजार लगती थी। बरदही बाजार का मतलब होता है बैल जहाँ पर खरीदे और बेचे जाते थे। तो इससे पता चलता है कि वहाँ पर जो बड़े बड़े राख के टीले हैं, वहाँ पशुओं का मेला लगता रहा होगा। और पशु का मेला जहाँ होगा, वहाँ गोबर ज़्यादा मात्रा में होगी, है ना। पशु गोबर करेंगे तो उसको एक जगह इकट्ठा किया जाता था, और इकट्ठा करने के बाद उसमें आग लगा दी जाती थी, जिससे बड़े बड़े राख के टीले मिलते हैं। तो यही पता चलता है कि बुधिहल से पशु मेले के भी साक्ष्य मिले हैं। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि कर्नाटक का कौन सा प्लेस है, दक्षिण भारत का कौन सा स्थान है जहां पर पशु मेले के होने के साक्ष्य मिलते हैं, तो बुधिहल है। पशुओं, एक चीज और यहां मिला है, चलिए देख लेते हैं। अच्छा, देखते हैं फिर बात करते हैं। पशुओं के मांस को, पशुओं जो पशु होते थे उनके मांस को, पशुओं के मांस को, पशुओं के मांस को समुदाय में उपस्थित, समुदाय में उपस्थित, पशुओं के मांस को समुदाय में उपस्थित लोगों के मध्य, उपस्थित लोगों के मध्य, के मध्य
वितरित करने के साक्ष्य, वितरित करने के साक्ष्य। इसका मतलब सामुदायिक भोजन व्यवस्था का साक्ष्य भी कह सकते हैं ना, यानी सामुदायिक भोज के साक्ष्य मिले हैं। अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सामुदायिक भोज के साक्ष्य, सामुदायिक भोज, सामुदायिक भोज के साक्ष्य मिले हैं। यहां से, कहां से? बुधिहल से। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये जो सारे स्थल हैं वहां से सामुदायिक भोज के साक्ष्य मिले। तो इस तरीके से आपने देखा ये बुधिहल, बुधिहल में हमने देखा नीलगाय, काला मृग और बारहसिंघा ये भी मिला है। साथ में कछुआ, पक्षी, मछली, केकड़ा और घोंघा, स्नेल के भी अवशेष मिले हैं। आवासीय भूमि के बीच एक बूचड़खाना का भी एविडेंस मिला है जो राख के टीले के दक्षिण भाग में स्थित था। अब जहां बूचड़खाना होगा वहां गोबर जरूर होगा। बूचड़खाना का मतलब कसाई बाड़ा, जहां पर जानवरों को काटा जाता था, तो वहां पर गोबर ज्यादा होगा तो गोबर इकट्ठा होता था और बाद में उसमें आग लगा देते थे तो वो राख के टीले के रूप में कन्वर्ट हो जाता था। बड़े बड़े राख के टीले मिले हैं जो स्थानीय पशु मेले होने के केंद्र के विषय में इंगित करते हैं कि भैया यहाँ पर पशु मेला यानी बरदही बाजार भी लगता था। पशुओं के मांस को समुदाय में उपस्थित लोगों के मध्य वितरित करने के साक्ष्य, यानी कि सामूहिक या सामुदायिक भोज के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? बुधिहल से मिले हैं। तो इस तरीके से हमने बुधिहल को डिस्कस कर लिया। अब थोड़ा सा कुछ और स्थल बचे हैं जिनकी कुछ खास क्वालिटी है, उसको भी हम देख लेते हैं। आइए, इसको आप नोट कर लीजिए, मैं थोड़ा बाजू हो जाता हूं, आप नोट कर सकते हैं इसको। अब मैं इरेज कर रहा हूं। देखते हैं कि और कुछ इंपॉर्टेंस अगर चीजें यहां से मिल रही हैं तो इसको भी हम देख लें। अब कुछ स्थल हैं, ऐसे स्थल जिसके विषय में हमें जानकारी होनी चाहिए, और सारे स्थल हैं, मैं उनको वन बाय वन करके डिस्कस कर रहा हूं। कौन कौन से स्थल हैं देख लेते हैं। बहुत ज्यादा गंदा हो जाता है व्हाइट बोर्ड, मार्कर से यूज करने से ऐसा ही होता है भाई। आइए देख लेते हैं। एक स्थान है कुपगल और पल्लवाय। कुपगल और पल्लवाय जो है वो आंध्र प्रदेश का स्थल है। तो यहां से क्या, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, लिखिए कुपगल और पल्लवाय। कुपगल, कहीं कहीं पे कुफगल भी होगा तो ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। कुफगल और पल्लवाय, यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, और वो इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है भैया? राख के टीले मिले हैं। यानी राख के टीले कहां कहां से मिले हैं? कर्नाटक में देख लें तो मास्की, ब्रह्मगिरी, संगन कल्लू, पिकलीहल, टेक्कल कोटा और बुधिहल है ना, हल्लूर से भी मिला है। और अगर हम आंध्र प्रदेश में देखें तो कुबगल, पल्लवाय, उतनूर, ये सारे ऐसे स्थल हैं, संगन वो हाँ सिंगनपल्ली, ऐसे स्थल हैं जहां से हमको राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। तो यहां से क्या मिला है? यहां से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। राख के टीले के साक्ष्य कहां से मिला है? कुबगल और पल्लवाय से मिला है। बेल्लारी एक स्थान है कर्नाटक में, ये भी है। बेल्लारी क्या है? कर्नाटक में, देख लेते हैं क्या है ये बेल्लारी।
बेल्लारी में क्या क्वालिटी है? बेल्लारी पाषाण उपकरण बनाने की कार्यशाला के रूप में स्थापित था। यानी जो बेल्लारी था, पाषाण उपकरण बनाने की कार्यशाला, मतलब उद्योग धंधे लगा था, कार्यशाला के रूप में स्थापित, के रूप में स्थापित था क्या? बेल्लारी। बेल्लारी जो था वो स्थानीय कार्यशाला के रूप में, यानी जो पाषाण उपकरण हैं बेल्लारी में, कर्नाटक में पाषाण उपकरण बनाए जाने के साक्ष्य मिले। यानी फैक्ट्री लगी थी बेल्लारी में जहां पर पत्थर के टूल्स और हल्दी के टूल्स बनाए जाते थे। पिकली हल, ये भी इंपॉर्टेंट प्लेस है। पिकली हल, ये देखिए कहाँ का है ये? कर्नाटक। एक एक इंपॉर्टेंस वाले प्लेस भी लिखते चलेंगे जहाँ पे कुछ खास चीजें मिली हैं। पिकली हल, पिकली हल से क्या मिला है? पिकली हल से चित्रकारी युक्त मृद भांड के साक्ष्य। चित्रकारी युक्त मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। कहां से? चित्रकारी युक्त मृद भांड के साक्ष्य कहां से मिले हैं? तो पिकली हल से मिले हैं। एक प्रमुख स्थल यहाँ टेक्कल कोटा है, इसको भी देख लेते हैं। बस एक एक लाइन के सारे आंसर हैं। यहाँ पर क्या मिला है ये सारे एविडेंस हम देखते हैं। तो आपने देखा कुबगल और पल्लवाई जो आंध्र प्रदेश का स्थल है, वहां से राख के टीले के साक्ष्य मिले हैं। बेल्लारी कर्नाटक का है जहां से पाषाण उपकरण बनाने की कार्यशाला के रूप में जो सिचुएटेड था, स्थापित था, स्टेबल किया गया था। दूसरा है पिकली हल, यहां से चित्रकारी युक्त मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। पिकली हल से चित्रकारी युक्त मृद भांड के साक्ष्य मिले हैं। और एक स्थल और है टेक्कल कोटा, इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कीजिए। टेक्कल कोटा, क्या इंपॉर्टेंस है भाई इस टेक्कल कोटा का, ये देखते हैं। पहली चीज तो ये कि पत्थर के वर्गाकार मकान मिले हैं। पहला इंपॉर्टेंस इसका क्या है? पत्थर के वर्गा सॉरी पत्थर के वर्गाकार मकान। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत का वो कौन सा स्थल है, नवपाषाणकालीन स्थल, जहां से पत्थर के वर्गाकार मकान के साक्ष्य मिले हैं, तो वो है टेक्कल कोटा। और ये टेक्कल कोटा कहाँ का है? ये कर्नाटक का प्लेस है। सोने की बाली कान में जो पहनती हैं महिलाएं, तो सोने की बाली या लटकन के साक्ष्य मिले हैं। सोने की बालियां, है ना, ब्रैकेट में लिखिए लटकन, सोने की बालियां या लटकन के साक्ष्य। ये सब कहां से मिल रहा है? ये सब भैया टेक्कल कोटा कर्नाटक से मिल रहा है। सर्वाधिक नवपाषाण कालीन समाधान की खोज कहां से की गई है? टेक्कल कोटा। अगला इंपॉर्टेंस, सर्वाधिक नवपाषाण कालीन समाधान की खोज कहां से हुई है? टेक्कल कोटा से। तो ये तीन इंपॉर्टेंट चीज है टेक्कल कोटा के विषय में। पहला क्या है? पत्थर के वर्गाकार मकान, देन सॉरी सोने की बालियां लटकन, देन सर्वाधिक नवपाषाणकालीन समाधान की खोज कहां से हुई है? तो टेक्कल कोटा से हुई है। अब नोट करके यहां लिख लें, इंपॉर्टेंट चीज है, मैं बता दे रहा हूं,
लिख लीजिए नोट, यहां हेडिंग डालिएगा नोट। नोट में क्या है? नोट में यह है कि 2001 में 2001 में एक व्यक्ति है पी राजेंद्रन, एक व्यक्ति हैं पी राजेंद्रन, जिन्होंने पी राजेंद्रन ने तमिलनाडु के ओदे, तमिलनाडु में एक स्थान है ओदे, तमिलनाडु के ओदे नामक स्थल से शिशु कपाल खोजा। ओदे नामक स्थल से शिशु कपाल खोजा। यानी जो पी राजेंद्रन थे उन्होंने 2001 में तमिलनाडु का ओदे एक प्लेस है जहां पर उनको छोटे से बच्चे का स्केलेटन मिला, हेड स्केलेटन, खोपड़ी का कपाल खंड मिला। और क्या, वही कपाल का मतलब जो हेड है, जो खोपड़ी है, जो सर है, उसी का स्केलेटन कहते हैं। और एक इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिएगा, ये तो पहला। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर ये है कि नवपाषाण काल में नाव की खोज हो गई। नवपाषाण काल में नाव की खोज हो गई। नाव की खोज अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज है। नवपाषाण काल को एक क्रांति का काल कह दिया गया है। नवपाषाण काल को क्रांति का काल कहा जाता है। क्रांति का काल इसलिए कहते हैं क्योंकि मध्य पाषाण काल में जो चीजें थीं वो चीजें नवपाषाण काल आते आते एकदम नवपाषाण काल तक आते आते उसमें आमूल चूल परिवर्तन हो गया। सॉरी। अब उस आमूल चूल परिवर्तन में क्या हुआ कि लोगों ने कृषि करना शुरू कर दिया। कृषि करना शुरू कर दिया गया तो जीवन अस्थायी हो गया। जबकि मध्य पाषाण काल में और पूरा पाषाण काल में जीवन अस्थायी नहीं था, घुमंतु था। लोग अनाजों को इकट्ठा करते थे, फूड गैदरिंग का काम करते थे, आखेट करते थे, शिकार करते थे। लेकिन नवपाषाण काल में कृषि आ गई, खेती आ गई, तो लोगों का जीवन अस्थायी हो गया। लोग झोपड़ी बनाकर लोग घरों में रहने लगे। और जब अनाज पैदा होगा तो उसको रखने के लिए पाट की जरूरत पड़ेगी, देहरी, धुनकी, हांडी, घड़ा, इसकी रिक्वायरमेंट होगी। तो लोगों ने मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। पहले तो हाथ से छोप छोप कर बनाते थे, जैसा चौपानी वांडो से मिला है। उसके बाद धीरे धीरे चाक का आविष्कार हो गया तो लोगों ने चाक से मिट्टी के बर्तन बनाने शुरू कर दिए। इस प्रकार हम देख रहे हैं तो जो नवपाषाण काल है वहां पर जो टूल्स भी बनते थे अब वो चमकदार और पालिशदार होते थे, यानी बहुत शार्प होता था। हंसिया का भी प्रयोग नवपाषाण काल में, कुदाल आ गई, हंसिया आ गया, टेंगारी, कुल्हाड़ी आ गई। अब ये सब क्यों आई भैया? ये सब इसलिए आए क्योंकि खेती करने में इनका प्रयोग होता है। हार्वेस्टर आ गया, बुरझोम से हार्वेस्टर के साक्ष्य मिले हैं। यहाँ देखिए नवपाषाण कालीन जम्मू कश्मीर बुरझोम, यहाँ से हार्वेस्टर के साक्ष्य मिले हैं। अभी हम पढ़ेंगे यहाँ बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक स्थान है मेहरगढ़, जो बोलन दर्रे में स्थित है। उस पर आई थिंक मैं कल डिस्कस करूंगा क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है। मेहरगढ़ कच्छी के मैदान में है और जिसे बलूचिस्तान का रोटी का टुकड़ा कहा जाता है, या कह सकते हैं बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी। बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी कहते हैं किसको? मेहरगढ़ को। मैं कल डिस्कस करूंगा इस वाले पोर्शन में, जो पाकिस्तान का बलूचिस्तान प्रांत है जहां पर मेहरगढ़ है, सिचुएटेड है। सॉरी, मेहरगढ़ से
सर्वाधिक प्राचीन खेती के साक्ष्य भी मिलते हैं। मेहरगढ़ से ताम्रपाषाण काल का भी साक्ष्य मिलता है और मेहरगढ़ से सिंधु घाटी सभ्यता के भी साक्ष्य मिलते हैं। क्वेटा है, नाल है, कुल्ली है, ये सब सिंधु घाटी सभ्यता के प्रारंभिक स्तर के स्थल हैं। तो इन सबको हम डिस्कस करेंगे कल, खास करके मेहरगढ़ को डिस्कस करेंगे। मेहरगढ़ के बाद हमारा नवपाषाण काल खत्म हो जाएगा। फिर हम डिस्कस करेंगे हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के हड़प्पा सभ्यता डिस्कस करेंगे, या फिर जैसा होगा वैसा हम वीडियो आपको प्रोवाइड कराएंगे। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। एक रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और लोगों को भी प्रेरित करें। धन्यवाद।